सल्तनत के वसी व अरीज महल में एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर शान से बैठा था और दरबार के तमाम दरबारी अदब से अपनी जगहों पर मौजूद थे। अचानक बादशाह ने अपनी गरजदार आवाज में ऐलान किया, मेरे 3 वज़रा दरबार में हाजिर हूं। तीनों वज़रा, जो सल्तनत के अहम तरीन ओहदेदारों में शुमार होते थे, तेजी से आगे बढ़े और मुअद्दब अंदाज में बादशाह के सामने खड़े हो गए। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सभी हैरान थे कि बादशाह आज क्या हुक्म सादिर करने वाला है। बादशाह ने मुस्कुराकर तीनों वज़रा को देखा और कहा, हर एक को एक थैला दिया जाए और तुम तीनों सल्तनत के शाही बाग में जाओ। वहां से मेरे लिए मुख्तलिफ फल चुनकर लाओ। ये सुनकर वज़रा एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कैसा अजीब हुक्म था। बादशाह ने कोई मखसूस फल नहीं बताया, न ही तादाद का जिक्र किया, और सबसे बढ़कर उसने ये भी नहीं कहा कि इन फलों का वो खुद मुआयना करेगा। लेकिन हुक्म बादशाह का था और कोई भी सवाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। चुनांचे तीनों वज़रा को थैले थमा दिए गए और वो शाही बाग की तरफ रवाना हो गए। पहला वजीर बहुत ज़हीन और मेहनती था। उसने सोचा, ये मौका है कि मैं अपनी ईमानदारी और काबिलियत साबित करूं। चुनांचे इसने बेहतरीन और ताज़ा तरीन फल चुनने शुरू कर दिए। वो हर फल को गौर से देखता, ताजगी और मिठास जांचता और फिर एहतियात से अपने थैले में रखता। कई घंटों की मेहनत के बाद इसका थैला रसीले, खुशबूदार और ताज़ा फलों से भर चुका था। दूसरा वजीर थोड़ा चालाक था। उसने सोचा, बादशाह खुद तो हर फल को चखेगा नहीं, न ही गौर से देखेगा कि अच्छा है या बुरा। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी मुख्तलिफ किस्म के फल थैले में डालने शुरू कर दिए। कुछ ताज़ा थे, कुछ कच्चे और कुछ तो गिले सड़े भी थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो जल्दी से थैला भरकर बैठ गया ताकि मेहनत कम करनी पड़े। तीसरा वजीर सबसे ज्यादा चालाक मगर सुस्त था। उसने सोचा, बादशाह को सिर्फ भरा हुआ थैला चाहिए, इसके अंदर क्या है इसकी फिक्र उसे नहीं होगी। चुनांचे इसने फल चुनने की जहमत ही नहीं की। बाग में मौजूद झाड़ियां, सूखे पत्ते और घास फूस थैले में डालना शुरू कर दिए। यूं उसने न सिर्फ अपना वक्त बचाया बल्कि मेहनत से भी बच गया। जैसे ही शाम हुई, तीनों वज़रा अपने भरे हुए थैलों के साथ दरबार वापस लौटे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी आजमाइश का असल वक्त अभी बाकी है। शाही दरबार में तीनों वज़रा अपने अपने थैले लिए बादशाह के सामने हाजिर हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सब मुंतजिर थे कि बादशाह अब क्या फैसला सुनाएगा। वज़रा के दिलों में भी बेचैनी थी, मगर हर एक के चेहरे पर अलग अलग तासुरात थे। बादशाह ने बगैर थैलों को देखे अपना अगला हुक्म सादिर किया। तीनों वज़रा को उनके थैलों समेत 1 महीने के लिए शाही कैद खाने में डाल दिया जाए। ये हुक्म सुनते ही वज़रा के चेहरे फक हो गए। दरबार में खड़े दरबारी भी हैरान रह गए कि ये कैसा फैसला है। वज़रा ने सोचा था कि शायद बादशाह उनके लाए हुए फलों का मुआयना करेगा, कोई इनाम देगा, कम से कम कोई तबसरा तो करेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। सिपाहियों ने फौरन वज़रा के हाथों में मौजूद थैले मजबूती से बंधवा दिए और उन्हें कैद खाने ले जाने लगे। रास्ते में तीनों वजीर एक दूसरे को देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोलने के काबिल न था। हर एक के दिल में अजीब वसवसे पैदा हो रहे थे। पहला वजीर, जो मेहनती और ईमानदार था, दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रहा था, मैंने अच्छे फल चने हैं, जो भी होगा कम अज कम मेरे पास खाने के लिए कुछ अच्छा मौजूद होगा। दूसरा वजीर परेशान था, मगर वो अपने फैसले पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा था। चुल्लू देखते हैं क्या होता है, शायद बादशाह हमें जल्द रहा कर दे। तीसरा वजीर शदीद घबराहट का शिकार था। उसने जो चालाकी की थी, अब उसका अंजाम उसे नजर आ रहा था। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, अगर बादशाह ने हमें वाकई 1 महीने के लिए कैद कर दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। दरबार से कैद खाने का फासला ज्यादा न था, मगर वज़रा के लिए वो चंद कदम भी बहुत भारी महसूस हो रहे थे। आखिरकार कैद खाने के भारी दरवाजे खोले गए और वज़रा को उनके थैलों समेत अंदर धकेल दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंधेरा छा गया। अब तीनों वज़रा की असल आजमाइश शुरू हो चुकी थी। कैद खाने में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ तीनों वज़रा की बेचैन सांसें सुनाई दे रही थीं।
قید خانے میں نہ کوئی روشنی تھی، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام، صرف ایک چیز تھی، وہ تھیلے جو وزراء نے خود بھرے تھے۔ پہلا وزیر جو سب سے محنتی تھا اپنے تھیلے کو کھول کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے تھیلا کھولا، تازہ پھلوں کی خوشبو پھیل گئی۔ سیب، انار، انگور، کھجور سب کچھ موجود تھا اور بہترین حالت میں۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گیا اور ایک رس بھرا انار نکال کر کھانے لگا۔ اس نے سکون سے اپنی قسمت کو قبول کیا اور سوچا، یہ سب میری محنت کا صلہ ہے۔ میں نے بہترین پھل چنے تھے اور اب یہی مجھے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا وزیر جس نے جلد بازی میں خراب اور کچے پھل بھی ڈال لیے تھے، اس نے بھی اپنے تھیلے کو کھولا۔ شروع میں تو اسے کچھ تازہ پھل ملے، لیکن جیسے ہی اس نے تھیلے میں نیچے ہاتھ ڈالا، ایک بدبو کا جھونکا آیا۔ کئی پھل گل سڑ چکے تھے، کچھ میں کیڑے پڑ چکے تھے اور کچھ سخت بدبو دے رہے تھے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا، مگر اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے تازہ پھلوں سے گزارا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں تھے۔ تیسرا وزیر جو سب سے زیادہ چالاک اور سست تھا، اس نے اپنے تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر صرف خشک گھاس، پتے اور ٹہنیاں تھیں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے سوچا تھا کہ بادشاہ اندر نہیں دیکھے گا، مگر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ چند دن گزر گئے اور قید خانے میں حالات بدلنے لگے۔ پہلا وزیر آرام سے اپنے تازہ پھل کھا رہا تھا اور خوش تھا کہ اس نے اپنی محنت کا بہترین بدلہ پایا۔ دوسرا وزیر مشکل میں تھا کیونکہ اس کے تازہ پھل ختم ہو گئے تھے اور اب وہ صرف گلے سڑے پھل کھانے پر مجبور تھا۔ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، طبیعت خراب ہونے لگی اور ہر دن اس کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ مگر تیسرے وزیر کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے خشک گھاس اور پتے چبانے کی کوشش کی، مگر وہ پیٹ بھرنے کے قابل نہ تھے۔ بھوک کی شدت سے وہ کمزور ہونے لگا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا جسم لڑکھڑانے لگا۔ قید خانے کی سرد دیواروں میں 3 مختلف قسمتیں لکھی جا رہی تھیں۔ تینوں وزراء نے اپنی محنت اور عقل کے مطابق جو بویا تھا وہی کاٹ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور قید خانے میں دن رات کا فرق محسوس کیے بغیر تینوں وزراء اپنی قسمت کا سامنا کر رہے تھے۔ پہلا وزیر جو محنتی اور ایماندار تھا، اب بھی بہتر حالت میں تھا۔ اس کے پاس کافی مقدار میں تازہ پھل موجود تھے جو اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھے۔ وہ ہر دن اطمینان سے کھاتا، پانی پیتا اور اپنے فیصلے پر خوش ہوتا کہ اس نے بادشاہ کے حکم پر ایمانداری سے عمل کیا تھا۔ دوسرا وزیر جس نے کچے، گلے سڑے اور تازہ پھلوں کا ملا جلا تھیلا جمع کیا تھا، اب شدید تکلیف میں تھا۔ اس کے تازہ پھل ختم ہو چکے تھے اور جو پھل باقی بچے تھے وہ بدبودار اور خراب ہو چکے تھے۔ بھوک کی شدت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ سڑے ہوئے پھل بھی کھائے، مگر یہ اس کے لیے زہر ثابت ہونے لگے۔ اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا اور بیماری نے اسے گھیر لیا تھا۔ تیسرا وزیر جو سب سے زیادہ چالاک اور سست تھا، وہ اب آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف سوکھے پتے اور گھاس جو کسی کام کے نہ تھے۔ بھوک اور پیاس نے اس کی طاقت چھین لی تھی اور وہ دیوار کے سہارے نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے بار بار اپنے کیے پر پچھتانے کی کوشش کی، مگر اب سب کچھ بیکار تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور زندگی کی امیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ قید خانے کے باہر بادشاہ کو ان کے حالات کی خبریں دی جا رہی تھیں۔ جب بادشاہ نے سنا کہ پہلا وزیر بالکل ٹھیک ہے، دوسرا بیمار ہے اور تیسرا تقریباً مر چکا ہے، تو وہ مسکرایا اور کہا، یہی زندگی کا اصول ہے، ہر انسان وہی کاٹے گا جو وہ خود بوئے گا۔ قید کے دن تیزی سے گزر رہے تھے اور اب وزراء کے لیے آخری مرحلہ آنے والا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا تینوں قید خانے سے زندہ نکل سکیں گے؟ قید کے دن گزر رہے تھے اور تینوں وزراء کی آزمائش آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ پہلا وزیر جو عقل مند اور ایماندار تھا، اب بھی بہتر حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ اس نے اپنی محنت اور ایمانداری کے بدلے اچھی خوراک کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی رہائی کا وقت قریب ہے
और वो मजबूती से अपने फैसले पर कायम था। दूसरा वजीर, जिसने सड़े गिले फल चने थे, अब मौत और जिंदगी के बीच झोल रहा था। इसके जिस्म में शदीद कमजोरी आ चुकी थी, बुखार ने इसे जकड़ लिया था और हर गुजरते लम्हे के साथ इसके बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। उसने सोचा, काश मैंने पहले वजीर की तरह मेहनत और ईमानदारी से अच्छे फल चने होते, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तीसरा वजीर, जो सबसे ज्यादा चालाकी में मुब्तला था, वो अब मुकम्मल तौर पर बेजान हो चुका था। भूख और प्यास ने इसकी सांसें छीन ली थीं और वो कैद खाने के कोने में हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। आखिरी दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि वज़रा को बाहर लाया जाए। पहला वजीर तंदुरुस्त और खुश था, जबकि दूसरे वजीर को कमजोरी के बाइस सिपाहियों के सहारे चलना पड़ा। तीसरे वजीर की लाश कैद खाने से निकाली गई और तमाम दरबारियों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा चालाकी दिखा रहा था, वो सबसे पहले हलाक हो गया। बादशाह ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, जिंदगी में हर शख्स को एक ऐसा बाग मिलता है जहां वो अपने अमाल बोता है। कुछ लोग मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के बीज बोते हैं और जब वक्त आता है तो वो बेहतरीन फल हासिल करते हैं। कुछ लोग बेध्यानी में गलत फैसले करते हैं, जिसकी सजा उन्हें मिलती है, मगर सबसे बुरा अंजाम उनका होता है जो अपनी चालाकी और सस्ती के बाइस कुछ भी अच्छा नहीं बोते। वो भूखे मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। बादशाह के इस फैसले ने दरबार में मौजूद हर शख्स को एक सबक दे दिया था। कैद खाने की आजमाइश मुकम्मल हो चुकी थी, मगर जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत आश्कार हो चुकी थी, जो बोओगे वही काटोगे। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी, हर आंख बादशाह की तरफ लगी हुई थी। पहला वजीर, जो सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार निकला, वो बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से साबित कर दिया कि तुम ही इस सल्तनत के बेहतरीन वजीर हो। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा देता हूं, क्योंकि तुमने जो बोया था वही काटा है। दूसरे वजीर, जो अपनी लापरवाही की वजह से सख्त तकलीफ में था, इसे मुआफ तो कर दिया गया, मगर उसे कम दर्जे के ओहदे पर भेज दिया गया ताकि वो अपनी गलतियों से सबक सीख सके। इसकी हालत देखकर दरबारियों में एक सरगोशी फैल गई। सब यही सोच रहे थे कि अगर वो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो आज वो भी पहले वजीर की तरह कामयाब होता। मगर तीसरे वजीर की कहानी सबके लिए सबसे बड़ा सबक बन चुकी थी। चालाकी, सस्ती और धोखाधड़ी से भरा थैला इसे कुछ ना दे सका। इसकी मौत ने सबको ये सिखा दिया कि जिंदगी में जो कुछ भी जमा करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। बादशाह ने दरबार में मौजूद तमाम दरबारियों, वज़रा और आवाम को मुखातिब करते हुए कहा, ये दुनिया भी एक बाग की तरह है और हम सब अपने अमाल के बीज बो रहे हैं। कुछ लोग अच्छे कामों के बीज बोते हैं और जब वक्त आता है तो उनके नसीब में कामयाबी और सुकून आता है। कुछ लोग लापरवाही से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं और बाद में पछताते हैं, और कुछ वो होते हैं जो धोखाधड़ी, चालाकी और सस्ती को अपना उसूल बना लेते हैं, मगर वक्त आने पर उनके पास कुछ भी नहीं होता। दरबार में मौजूद सब लोगों ने इस वाकये से एक बहुत बड़ा सबक सीखा, ये कि जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। पहला वजीर बादशाह के सबसे करीबी मुशीर बन गया, दूसरे वजीर को अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका मिला और तीसरे वजीर की कहानी हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। यही जिंदगी की हकीकत है। अगर आज मेहनत, ईमानदारी और अच्छे अमाल करोगे तो कल तुम्हें इसी का बदला मिलेगा, मगर अगर वक्त जाया करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो सोचो, तुम अपनी जिंदगी के बाग में क्या बो रहे हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि ये कीमती सबक दूसरों तक भी पहुंच सके।